बिहार की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र हमेशा रही है। चाहे छोटे बड़े चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव, हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा खूब होती है। इन दिनों देश भर में राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसमें 5 सीटों पर बिहार में भी चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सभी गठबंधन के जो नेता हैं सीटों को साधने में लगे हुए हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, क्योंकि यहाँ 5 उम्मीदवार हैं और 5 उम्मीदवारों में घमासान खासकर देखा जा रहा है। लगातार पार्टियों की बैठक भी चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए विष्णु नारायण हैं, फॉलो बिहार। सर, इनसे ही बात करते हैं। सर, चूँकि आंकड़े की हम बात करते हैं डायरेक्ट कि लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव या फिर सम्राट चौधरी या फिर जितने भी मंत्री हैं या विधायक हैं सभी जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने तरफ से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया है और जो 5 उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से हैं, उपेंद्र कुशवाहा और सुरेश कुमार के बीच खासकर घमासान देखा जा रहा है कि जो नंबरिंग होता है गेम का विधायकों की, तो क्या लगता है कि नंबरिंग कैसे बैठेगी? चुनाव 16 मार्च को होना है, तो कैसे नंबरिंग बैठ सकता है कि एनडीए बहुमत अपने पक्ष में करे या फिर तेजस्वी यादव करें कि हमारे पास संख्या पर्याप्त है? देखिए, संख्या तो अभी जब आप आंकड़े देखेंगे तो लगेगा कि किसके पास संख्या पर्याप्त है, मतलब विपक्ष के पास भी पर्याप्त संख्या दिखाई पड़ रही है। लेकिन विपक्ष का एक तरीके का लिटमस टेस्ट भी है इस लिहाज से भी, क्योंकि आप जो आंकड़े देखेंगे, जैसे 25 विधायक आपको राष्ट्रीय जनता दल के दिखाई पड़ रहे हैं, फिर दिख रहा है कि 6 कांग्रेस के विधायक हैं, 5 एमआईएम शुरू में आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक ऊहापोह की स्थिति, या फिर वो अभी भी बार्गेनिंग के मोड में है। अमृतधारी सिंह बड़े कारोबारी हैं और पहले भी राज्यसभा में वो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ही जा चुके हैं। ये दूसरे टर्म एक तरीके से वो खोज रहे हैं अपने लिए। और फिर से जब उन्हें नॉमिनेट किया, हालांकि आपने देखा होगा कैसे हिना शहाब का नाम चल रहा था जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, तब एमआईएम किस तरीके से कूद फान कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब अमृतधारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया राष्ट्रीय जनता दल ने, तब से एमआईएम काफ़ी शांत सी दिखाई दे रही है। इस दौरान आपने देखा होगा कि आदिल वही हैं जो अख्तरुल ईमान के साथ गए थे। मुझे लगता है कि वो वही वाली सीट है जिस सीट पे जो माले के विधायक दल के नेता थे, महबूब आलम, कटिहार की संभवतः कोई सीट है वो, बारसोइया वगैरह वगैरह, तो वहाँ से वो एक तरीके से पिछली बार तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सीटों से, मगर इस बार पिछड़ गए। तो आदिल की या एमआईएम की ये कोशिश है कि एक एमएलसी का बार्गेनिंग हो, लेकिन इसमें नंबर्स बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि जो हम इतिहास देखते हैं राज्यसभा चुनाव का, 2010 में भी चुनाव हुए, 2014 में भी, और 2010 के चुनाव में भी बसपा बहुत क्रूशियल स्टेज पर थी। अभी आपको बसपा का एकमात्र विधायक दिखाई पड़ रहा होगा, तब भी बसपा का एकमात्र विधायक जिला कैमूर ही था। अभी रामगढ़ का है, तभी वो एक तरीके से भभुआ के विधायक थे रामचंद्र यादव। बाद के दिनों में आप देखेंगे कि वो चले गए जन अधिकार पार्टी के साथ, अभी कांग्रेस के साथ अलाइन है, क्योंकि पप्पू यादव के साथ उनका जिस तरीके का अलाइनमेंट है तो है। और आप देखेंगे आईपी गुप्ता तो खुले तौर पर महागठबंधन के खेमे में, क्योंकि वो उधर के उम्मीदवार भी थे, इंडिया अलायंस से चुनाव लड़े और अभी राहुल गांधी से भी मुलाकात करके, क्योंकि उनके मन में एक तरीके का एक हमेशा भाव है कि कांग्रेस के साथ उनका किसी तरीके का अलायंस, क्योंकि कांग्रेस के ही एक तरीके के आधार या कांग्रेस की समझ रखने वाले वो नेता हैं अपने तरीके से। तो आप ये जो सारे नंबर्स देखेंगे, 25, फिर 6, 31 और 5 जो है 36 हो जा रहा है। उसके बाद और 3 लेफ्ट का है और 3 लेफ्ट के हैं, तो लेफ्ट का कहीं भी जाना नहीं है। 2 माले के हैं, 1 सीपीएम के हैं, तो वो जहाँ रहेंगे वो जो है क्लियर है। अब एक जो है नंबर वो आईपी गुप्ता हैं और दूसरा क्रूशियल नंबर, क्योंकि इस संदर्भ में जो बसपा के विधायक हैं जिनको लेकर के अभी भी संशय की स्थिति है, लेकिन अपने वोट के गुणागणित के तहत वो कहाँ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले में हॉर्स ट्रेडिंग एक बहुत पॉपुलर टर्म के तौर पर उसको देखा जाता है और राजनीतिक गलियारों में उसको बढ़ता भी जाता है। मीडिया पर्सन्स कोट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये राज्यसभा चुनाव के लिए हो रहा है। उड़ीसा के उन तमाम कांग्रेस एमएलएस को बेंगलुरु ले जाया गया है रिजॉर्ट में। सोचिए कि एक विधायक जो कि जिसको जनता चुनती है, वो ऐसे मौके पर कितना निरीह हो जाता है, कितना वल्नरेबल हो जाता है कि उसको ले जा करके रिजॉर्ट में रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब कि मुर्गी दरबे में इनको कैद करो। यहाँ भी जब कल एनडीए के खेमे की एक बड़ी बैठक
हुई और सारे विधायकों को, विधान पार्षदों को, क्योंकि सिर्फ इसमें वोट जो करना होता है उसमें एक तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ईवीएम से वोट नहीं होता, पर्चे वगैरह पर आपको अपना टिक निशान लगाना होता है, तो उसमें किसी तरीके से क्रॉस, क्योंकि जो 2010 और 14 का जो पूरा मामला है, पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, व्हिप जारी करना पड़ता है, मतलब इतना विश्वास नहीं है, भले ही वो अपने सिंबल पर जीत करके आए उसी के वोट के आधार पर, मगर एक तरीके का डर, क्योंकि इसमें पैसा बहुत प्रधान हो जाता है, बाप बड़ा ना पैसा सबसे बड़ा रुपया, अटैची चलने लगता है तो उसमें करोड़ों करोड़ का वारा न्यारा होने लगता है, तो बहुत सारे लोग सोचने के मजबूर हो जाते हैं। पार्टियां व्हिप जारी करने के बावजूद भी ऐसे मामले इतिहास में दर्ज हैं कि 2010 के ही मामला अभी मैं कहीं देख रहा था, तो वहाँ ये देखने में आया कि 2010 में तो राजद के 2 विधायक जानते थे इस बात को कि अगर यदि क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है, उसके बावजूद वोट किया। तो वो किस वजह से, किस डर से या किस तरीके के लालच से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अभी थोड़े समय पहले जब नीतीश कुमार की सरकार डामाडोल हो रही थी, तेजस्वी यादव खेला करने की बात कह रहे थे, तब क्या हुआ था, तब भी एक तरीके का फ्लोर टेस्ट हुआ और उसमें भी बहुत सारे विधायक जो सत्ता पक्ष के साथ थे वो विपक्ष के साथ जाने की या चले ही गए थे लगभग, और विपक्ष के बहुत सारे विधायकों को एक तरीके से सत्ता पक्ष ने अपने जोर से, दबिश से खींच लाया। उसमें अनंत सिंह की पत्नी थी, उसमें चेतन आनंद थे, उसमें सूर्यगढ़ा के विधायक जो कि आज पैदल हो गए हैं, उनको टिकट नहीं मिला है ना, वो तो ये सारे लोगों की स्थिति देखिए किस तरीके से तेजस्वी ने कोशिशें की थी। तो यही राज्यसभा के चुनाव में भी देखने को कमोबेश मिलता है। और अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश सिंह AICC के मेंबर हैं और राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के, मगर चूंकि नंबर्स इसमें इतने क्रूशियल हो जाते हैं, इतना टाइट इलेक्शन हो जाता है, ये सबकी धुकधुकी लगी हुई है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है बहुत हद तक कि उपेंद्र कुशवाहा या शिवेश राम, चूंकि आप ये जानते हैं, हम अपने दर्शकों के लिए बताते चलें, सासाराम लोकसभा से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, मनोज राम से वो हार गए, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और एक तरीके से कहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुड बुक्स में हैं, तभी उनको राज्यसभा की ओर नॉमिनेट भी किया गया है। तो नीतीश कुमार को लेकर के कोई संशय नहीं है, आपको नितिन नवीन को लेकर के कोई संशय नहीं है ना। तो अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ है कि शिवेश राम वर्सेस अमरेंद्रधारी सिंह होगा या उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस अमरेंद्रधारी सिंह होगा। तो जिसके भी से वर्सेस हो जाएगा, क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 नॉमिनेशंस पड़े हैं, तो 1 सीट पर चुनाव हो जाएगा और जहां जिस पर वोट हो जाएगा तो उसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, कई बार मौके से लोग अपनी राजनीति के तहत अनुपस्थित हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली होंगी, दर्ज करने वाली होंगी। और इसी बीच अपने दर्शकों के लिए अंत में बताते चलें कि अभी बम वगैरह से उड़ा देने की धमकी भी मिल गई है विधानसभा को, तो इसलिए भी सारे विधायकों में ऐसा तो नहीं है कि वो मानव नहीं है, सभी के मन में धुक-धुकी। कोर्ट कचहरी में कोई यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले जब कई बार हालांकि वो हो चुका है तो बंद कर देना पड़ता है, तो सारे जजेस, वकील जो हैं, एक तरीके से सबके मन में जो है वो जान का तो डर है ही। तो डॉग स्क्वाड और उनको भी वही लग रहा है, जो सारे सिक्योरिटी कर्मी थे वो कह रहे थे कि भैया ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि भेड़िया आया और किसी दिन वाकई भेड़िया चला आया, क्योंकि पता नहीं कौन किस तरीके से ईमेल कर दे रहा है। और इतना शासन प्रशासन लगने के बावजूद, साइबर सेल के इतने मजबूत होने के बावजूद यहाँ साइबर स्कैम तो हो ही रहा है और करोड़ों करोड़ का हो रहा है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये कोर्ट कचहरी को उड़ाने की धमकी मिलती थी, हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती, तब सीधे विधान सभा को उड़ा देने की धमकी मिल जा रही है। तो माननीय लोग रहेंगे कहाँ? 16 मार्च को माननीय सारे वहीं होंगे। ऐसे में एक तरीके का डर, संशय, और सभी दोनों खेमे चाहते हैं और इस कोशिश में हैं, इसलिए भी डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। मतलब रात को बैठा करके सबको भोज भात कराया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है। अभी तो एक भोज भात हुआ है। कल आपने कवर भी किया था, सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई थी, तमाम एनडीए के नेता वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव के आवास पर भी बैठक हुई, एनडीए में या फिर कहें सम्राट चौधरी के आवास पर भी बैठक हुई। कल उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी बैठक होनी है, क्योंकि कल 14-15 तारीख को व्हिप पार्टी की तरफ से जारी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि भाई हमारी जीत है तो हमारी जीत है। तो ऐसे में चूंकि एनडीए के पास 3 अभी जो सीटें, 3 जो वोट हैं अभी कम दिखाई तो दे रही है एनडीए के पास। तब भी लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं। सत्ता पक्ष के पास बहुत तरीके का तंत्र होता है,
क्योंकि आपने देखा होगा कि अनंत सिंह की ही पत्नी को किस तरीके से उस खेमे से, या सूर्यगढ़ा के विधायक को, या चेतन आनंद को किस तरीके से उस खेमे से खींच करके, क्योंकि ये जग जाहिर है कि जो ईडी सीबीआई है उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर सत्ता पक्ष अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। तो अभी देखेंगे कि इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है, उसको छेड़ने की कोशिश, उसको तोड़ने की कोशिश, उसको तरीके से लालच देने की कोशिश होगी ही, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इसलिए भी डिनर डिप्लोमेसी हो रही है ना। अभी सम्राट चौधरी के आवास पर सभी विधायकों ने अपना डिनर किया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको ये भी मैंडेट है कि आपको हेडक्वार्टर छोड़ करके, मतलब पटना छोड़ करके कहीं जाना नहीं है। अभी तक उनको रिजॉर्ट का सेवा सुविधा नहीं मिला है, लेकिन कभी भी ये हो सकता है। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सब लोगों को ताज में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे मौके पर अनुपस्थित हो जाना भी एक लार्जर राजनीति का जो है वो हिस्सा हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब तो धीरे धीरे क्लियर और होगा कि पार्टी जब व्हिप जारी करती हैं तब, या फिर क्लियर और होगा कि वर्सेस में किस में लड़ाई होगी। तो जो मेरी जानकारी से सर एक सवाल, छोटा सा और सवाल है कि आपने कहा कि 2010 में भी ऐसे देखने को मिला कि जो सत्ता पक्ष है अपनी जोर आजमाइश की वजह से जीत हासिल कर लेता है, विपक्ष को मुखी हमेशा खानी पड़ती है। लेकिन नंबरिंग की बात करें तो आपने जिस हिसाब से बताया कि आरजेडी के पास 25 है, एमआईएम के पास 5 है, 6 कांग्रेस के पास है, 3 लेफ्ट के पास है, एक आईपी गुप्ता है, एक बहुजन समाज पार्टी है। तो पर्याप्त मात्रा में यदि बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन को सपोर्ट करता है तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में संख्या है। अगर बहुजन समाज पार्टी अनुपस्थित हो जाए तो यही सबसे बड़ा क्योंकि अनुपस्थिति को दूसरे तरीके से दर्ज किया जाता है। उसमें कई बार हो जाता है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लग जाते हैं या अपनी राजनीति को साधने लग जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बिहार के भीतर ऐसा जनाधार है नहीं, और वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर यहाँ शिरकत भी नहीं करती, कंटेस्ट भी नहीं करती। कुछ एक सीटें वो मौके से जीत जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे हुए इलाके में, कैमूर में, कहीं गोपालगंज में, कहीं वैसी सीटें उसके पास नहीं जीत पाती। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि वो अपनी राजनीति के तहत, क्योंकि हमने उस संदर्भ में उनसे बातचीत भी की थी, अभी वो कहा है कि भाई पार्टी का जैसा आदेश आएगा, क्योंकि पार्टी को कन्वे किया है कि ये वोटिंग का मौका है। ऑब्वियसली वो अपनी राजनीति जो मौके से देखेंगे, क्योंकि बहुत बार उनके ही जो विपक्षी हैं वो उन पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन है वगैरह वगैरह, मगर ये मौका है कि उनको अपना जो पोजीशनिंग होगा, अपना स्टैंड होगा, वो बहुत हद तक क्लियर करना होगा, क्योंकि फिर इसी के आधार पर उन्हें मौके बेमौके जो है वो घेरा जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आईपी गुप्ता तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो राहुल गांधी और लोगों से, मगर राजनीति है, संभावनाओं का अंतिम तक जो तस्वीर क्लियर होकर के नहीं आ जाए कि कौन किसने कहाँ मतदान कर दिया या नहीं किया, या किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, या किसका वोट इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसमें इसीलिए अभी ट्रेनिंग चल रही है सारे विधायकों की। उनको जो दूसरों को ट्रेनिंग करते हैं या फिर माननीय कहे जाते हैं, उन सबको बाकायदे क ख ग घ पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत, इसलिए भी राज्यसभा का चुनाव बहुत क्रूशियल हो जाता है। कई ऐसे मौके हुए हैं राज्यसभा के कि वहाँ पर वोटर्स जो हैं वो यही माननीय थे और इनवैलिड हो गए वो, है ना, क्योंकि वो वोट सही से नहीं कर पाए। खेला होने की उम्मीद है, बिल्कुल खेला होने की उम्मीद है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। चलिए, अब खेला होने की उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति में खेला होने वाली जो शब्द है 2023 से ही देखने को मिल रही है। अब ऐसे में 16 मार्च को जब मतदान होगा, मतदान हालांकि जो एक सीट है वो किनके बीच में होगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से एडी सिंह है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार हैं। तो चूँकि एनडीए की जो बैठक होगी उसमें नंबरिंग के आधार पर यह तय होगा कि किस पे लड़ाई होगी, वो तो कल क्लियर होगा। लेकिन 16 मार्च महत्वपूर्ण दिन है दोनों दलों के लिए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होगी। फॉलो बिहार के लिए पटना से अरविंद कुमार। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in